हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं, सब्जेक्ट है विज्ञान, जिसमें अध्याय नंबर पहला देखेंगे हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस वाले टॉपिक के बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है चैप्टर, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पे। तो कृषि पद्धतियों के बारे में समझते हैं अपन कि कृषि पद्धतियाँ लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले हिमयुग का अंत हुआ। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। इस तरीके से कृषि पद्धतियों के बारे में है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद है यहाँ पे फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे कि अन्न, सब्जियाँ एवं फल, ये सभी क्या है? फसल है। तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं फसल के प्रकार के। फसल के कितने प्रकार है? तो यहाँ पे फसल को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर का यहाँ पे है आपके पास यहाँ पे कि खरीफ की फसल। पहला है खरीफ की फसल। तो यहाँ पे खरीफ की फसल के जैसे कि यहाँ पे वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि क्या है? खरीफ की फसलें हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, अतः खरीफ के अंतर्गत वे फसलें आती है जिन्हें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे चित्र में दिख भी रहा होंगे यहाँ पे खरीफ फसलें कौन कौन सी है। यहाँ पे धान, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली, कपास, ये सभी कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। अगले दूसरे नंबर में आते हैं यहाँ पे रबी की फसल। तो यहाँ पे रबी की फसल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है और इनकी फसलें कौन कौन सी? गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि, जो कि आप यहाँ पे नीचे में चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे रबी की फसलें इस तरीके से यहाँ पे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, इस तरीके से कौन सी फसल यहाँ पे? रबी की फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं अपन कृषि पद्धतियों के बारे में। ये कृषि पद्धति कौन कौन सी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कृषि पद्धतियाँ फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय एक अवधि में करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर के यहाँ पे मिट्टी तैयार करना, फिर दूसरे नंबर में आते हैं यहाँ पे बुआई करना, फिर तीसरे नंबर में आते हैं यहाँ पे खाद एवं उर्वरक देना, चौथा नंबर में आते हैं यहाँ पे सिंचाई, फिर पाँचवें नंबर पे यहाँ पे खरपतवार से सुरक्षा, और छठवें नंबर में यहाँ पे कटाई, और इसी के आगे हो रहे इसमें सातवां नंबर में आ जाते हैं यहाँ पे भंडारण। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरे खेती की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पे मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे पहले नंबर का यहाँ पे मिट्टी तैयार करना। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है, उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इसमें एक लोहे की सॉफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है ना। इस तरीके से इसके बारे में हल के बारे में और आगे समझेंगे अपन। ये ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई की जाती है। अगला है दूसरा नंबर में इसमें बुआई। तो बुआई के बारे में इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हल या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसको आज के समय में सीडिल के नाम से जाना जाता है। सीडिल के माध्यम से बुआई की जाती है, जो कि समय की बचत भी होती है। ये तो कल्टीवेटर है, सीडिल अलग टाइप का होता है, उसमें पाइपें लगी होती है। अगले इसमें तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरे नंबर में यहाँ पे खाद एवं उर्वरक देना। अब बुआई कर दिया, अब खाद एवं उर्वरक देना है, जब जाकर उसको पोषण मिलेगा फसल को। तो ऐसे पदार्थ में मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अवशिष्ट, पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक से मिट्टी को हुमस नहीं मिलता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस मिलता है। इस तरीके से सबसे ज़्यादा उससे इस तरीके से पौधों को फसल को क्या कहते हैं? खाद और उर्वरक दिया जाता है। अगला चौथे नंबर में यहाँ पे सिंचाई। किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसे क्या कहते हैं? हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत है कुएँ, तालाब, ट्यूबवेल और इत्यादि। इस तरीके से पहले के टाइम पे हम कुएँ का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और तालाब का, और अभी के टाइम पे क्या है? ट्यूबवेल ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे फसल को इस तरीके से पानी दी जाती है, सिंचाई की जाती है। सिंचाई की दो आधुनिक विधियाँ हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। सिंचाई की दो आधुनिक विधियाँ हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। तो देखते दोनों कौन कौन सी विधियाँ किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले नंबर में इसमें ड्रिप तंत्र। तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे ही पौधे की जड़ों में जाता है, अतः इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस प्रकार की विधि का उपयोग फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों में किया जाता है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है, जिसमें एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरीके से ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग करते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे पौधे की जड़ों तक पानी पहुँच जाता है, यहाँ पे पानी का व्यर्थ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अपन छिड़काव तंत्र विधि। छिड़काव तंत्र विधि क्या है इसके बारे में समझते हैं।
कि असमतल भूमि के लिए ऐसे स्थान पर जहाँ जल की मात्रा कम हो। इस विधि में सीधे पाइपों के ऊपर के सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। सभी पाइप एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब मुख्य पाइप में जल का प्रवाह किया जाता है तो वह छोटे पाइपों से होता हुआ घूमते हुए नोजल तक पहुँचता है और बाहर निकल जाता है। ये छिड़काव तंत्र ऐसा लगता है जैसे वर्षा। इस प्रकार का छिड़काव लॉन पॉपी की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग करते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तरीके से उपयोग करते हैं। इस तरीके से छिड़काव तंत्र यानी कि बारिश हो रही है इस तरीके से दिखता है, यानी कि छिड़काव के माध्यम से जहाँ पे पानी की कमी होती है और असमतल जमीन है जो कि पानी रुकता नहीं, इस जगह पर इस तरीके से छिड़काव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा 5वां नंबर। खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उगाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। हम कुछ रासायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं जिन्हें खरपतवारनाशी के नाम से जाना जाता है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। किसान खरपतवार हटाने के लिए कई तरीके अपनाता है। कुछ निम्न है जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नीचे। निम्न तरीके से उपयोग करते हैं खरपतवार को हटाने के लिए। तो पहले नंबर का यहाँ पे हाथ से जड़ सहित तोड़कर या फसल उगने से पहले मिट्टी को तैयार करके इसको खरपतवार को हटाया जाता है। खरपतवार का मतलब फसल के बावजूद भी दूसरे अन्य पौधे उग जाते हैं। तो दूसरा नंबर में खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। तीसरा नंबर में इसमें खरपतवार हटाने के लिए खुरपी या हेरों की सहायता से ली जाती है। चौथे नंबर में इसमें खरपतवार को रसायनों की सहायता से भी हटाया जाता है जिनमें 2,4-D मुख्य खरपतवारनाशी है। खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय मुंह और नाक पर कपड़ा लपेटना चाहिए क्योंकि बहुत ही हानिकारक पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अब आगे इसमें निराई। निराई क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसमें खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खेतों में निराई करना बहुत आवश्यक है क्योंकि फसल के साथ उगे अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह एवं प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हानिकारक प्रभाव डालते हैं। और फसल काटते समय भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ खरपतवार तो विषैले भी होते हैं जो मनुष्य और पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि यहाँ पे किसान खरपतवार को हटाते हुए दिख रहा है यहाँ पे चित्र में। आगे बढ़ते हैं अपन अब रासायन क्या है इसके बारे में समझते हैं। रासायन यहाँ पे रासायन खरपतवार पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। रासायन विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या करती है, जो कि यहाँ पे किसान आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे रासायन को छिड़काव कर रहा है फसल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अपन अब कटाई। कटाई क्या है इसके बारे में देखते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल से भूसे और दानों को अलग कर लिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि यहाँ पे किसान आपको दिख रहा है। इस तरीके से हंसिया के माध्यम से भी काटा जाता है, जो कि आज के टाइम पे भी इसी तरीके से काटे जाते हैं जो छोटे किसान होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फसलें पक्का तैयार खेतों में गेहूं की कटाई में जुटे किसान, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है। हार्वेस्टर क्या इसके बारे में समझता है। हार्वेस्टर मशीन की सहायता से भी फसल की कटाई की जाती है। इसके द्वारा कम समय और मेहनत में क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। इस तरीके से आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पे हार्वेस्टर का चित्र। इस तरीके से हार्वेस्टर है जो कि मशीन है। अब आगे देखते हैं थ्रेसिंग क्या है इसके बारे में समझ। थ्रेसिंग काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग का काम कंबाइन मशीन से किया जाता है। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेसर का सम्मिलित रूप है। आगे बढ़ते हैं अपन अब इस तरीके से आप कंबाइन मशीन इस तरीके से देख सकते हैं, दाने और भूसे को अलग करना कंबाइन कहलाता है। अब इसके बाद भंडारण। तो भंडारण के बारे में समझते हैं यहाँ पे कि भंडारण क्या है। तो भंडारण फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। इस तरीके से भंडारण वाले रूम देख सकते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े भंडारण रूम और लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं भंडारण के प्रकार। भंडारण के प्रकार 3 प्रकार के हैं, इसके भी देखते हैं। पहले नंबर के यहाँ पे निजी भंडारण। व्यापारी या विनिर्माता अपने माल के संग्रहण के लिए स्वयं भंडारगृह रखते हैं और उसका संचालन करते हैं, तो ऐसे भंडारगृह निजी भंडारगृह कहलाते हैं। दूसरा नंबर के यहाँ पे सार्वजनिक भंडारण। यह एक स्वतंत्र इकाई होती है जिसमें किराया चुकाकर कोई भी व्यक्ति अपने माल को इन भंडारगृहों में रख सकता है। अगला है तीसरा नंबर का भंडारगृह का प्रकार यहाँ पे कि यहाँ पे सहकारी भंडारण। इन भंडारगृहों की स्थापना सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों के लाभ के लिए की जाती है या बहुत ही किफ़ायती दर पर भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस तरीके से भंडारण की 3 अलग अलग विधियाँ यहाँ पे अलग अलग तरीके से भंडारण के प्रकार हैं। अगले इसमें भंडारण के कार्य, कौन कौन से भंडारण के कार्य हैं इसके बारे में यहाँ पे आगे वाली वीडियो में समझते हैं। आज के लिए इतना ही।